हेलो एवरीवन। मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलिए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हम आ पहुंचे हैं पार्ट 5 पर। पिछले चारों पार्ट्स में हमने जाना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों बना, क्या क्या काम है जो रिजर्व बैंक के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। आज हम फंक्शंस को और बारीकी से जानेंगे और डिस्कस करेंगे कई सारे और मुख्य फंक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ समझना। माय डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दे देती हूँ छोटा सा रिकैप। अब देखिए स्लाइड को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी को कैसे मैनेज करता है, किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करता है और समय समय पर उसको रिव्यू भी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है जो कि बैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट का और राज्य की सरकारों का भी। जब भी किसी बैंक को जरूरत पड़ती है तो उसके लिए बैंकर की भूमिका निभाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा किसी भी प्रकार का बैंक हो या हो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और उसको सुपरवाइज करना, ये भी सारी जिम्मेवारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपने पिछले चारों पार्ट्स नहीं सुने तो पहले सुन लीजिए, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ आएगा। तो पिछले जितने भी पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से सुन सकते हैं। अब बारी आ जाती है आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की। फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का। अब यहाँ पर मुझे आपको दो बातें बतानी है। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा, उसको अच्छे से मैनेज करना। मैनेज का मतलब होता है उसे कंट्रोल करना, उसका नियंत्रण करना। तो ये अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। तो आज हम सीखेंगे कि इस मैनेजमेंट को करते समय आरबीआई क्या क्या काम करता है। तो चलिए सीखते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए कई सारे तौर तरीके अपनाता है। मेन इसमें जो बात आ जाती है वह आ जाती है कि किस एक्ट को फॉलो किया जाएगा। तो फॉलो किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को। इसी की प्रोविजंस को लगाकर आरबीआई सुपरवाइज भी करेगा और रेगुलेट भी करेगा जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आती है उसको। पर ये एक्ट यूं ही नहीं बन गया, इसका एवोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जाना जाए तो फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में हमेशा ही कंट्रोल्ड कमोडिटी माना गया है। ढेर सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही इसको यूज किया जाता है। कारण ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। पुराने समय की बात की जाए तो फॉरेन एक्सचेंज को देश में मैनेज करने के लिए फोकस किया जाता था उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हुए, क्योंकि इसके लिए डिमांड बहुत ज्यादा थी पर सप्लाई थी बहुत कम। इसीलिए उस समय एक एक्ट तैयार किया गया और उसका नाम था द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, सितंबर 3, 1939 को। पर ये टेम्परेरी बेसिस पर बनाए गए रूल्स थे, इससे काम चलने वाला नहीं था। तो इंडिया आजाद हुआ और बनाया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1947 में। समय बीतता गया, बारी आई उसको रिप्लेस करने की, उसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यानी मजबूत बनाने की।
तो बनाया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। इस एक्ट ने आरबीआई को एम्पावर कर दिया और किसी किसी केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार दिया कंट्रोल करने का फॉरेन एक्सचेंज को। फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स बढ़ती गई, इंडिया का कारोबार बढ़ता गया, पैसा जाता भी था बाहर, और जब इंपोर्ट होता था तो चला जाता था, जब एक्सपोर्ट होता था तो देश में पैसा आ जाता था। सिक्योरिटीज का ट्रांसफर बढ़ता गया। अब इसके साथ ही इंडिया में आया ईयर 1991, जिसमें यह बोला गया कि अब लिबरलाइजेशन की जरूरत है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट देना। जब नियमों को काफी ज्यादा इजी बना दिया जाता है तो उसके साथ ही ये डिसीजन लिया गया कि नियमों को आसान किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं, मैनेज करना है। उस समय बनाया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फैमा। ईयर आ गया था 1999 का और इसको इनेक्ट कर दिया गया पूरे इंडिया में 1 जून ईयर 2000 को। फेमा एक्ट के अंदर काफी ज्यादा सहूलतें दी गई, कई चीजों को अमेंड कर दिया गया, नए कानून बनाए गए जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाना, पेमेंट सिस्टम को इजी करना, प्रमोट करना पूरे इंडिया की डेवलपमेंट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अच्छे से मेंटेन करना। फोकस बदल चुका था, फोकस आ चुका था देश में फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने का। कई सारी अमेंडमेंट्स हुई। 31 जनवरी 2004 को भी अमेंडमेंट की गई। आरबीआई ने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें सारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया जाता था। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, जो कि पहले था एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, अब कंट्रोल नहीं करना था, सुविधा देनी थी। मतलब के आ चुकी थी लिबरलाइज्ड अप्रोच लिबरलाइज हुई, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई कानून व्यवस्था ही नहीं रही। कानून अभी भी है और उसके चलते हुए कोई भी बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स करना चाहता है उसे आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, चाहे वो कोई और प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। अगर ये निर्णय लेता है कि वह ऑथराइज डीलर बनना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, तो यहाँ पर लाइसेंस लेना कंपल्सरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारा काम किया, रिस्ट्रिक्शंस को इजी कर दिया। रिस्ट्रिक्शंस थी कई सारी, जैसे कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी या कोई प्रोसेस था या कोई प्रोसीजर था, इन सब की रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ही ज्यादा ईज डाउन कर दिया गया। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया काम किया गया, फैसिलिटी ज्यादा दी गई ट्रेवल करने की दूसरे देशों में। कई सारे बिजनेसमैन जो बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, किसी टेक्निकल स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या बाहर की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, कभी कभी नेगोशिएट करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, या जैसे कि कई स्टूडेंट्स फॉरेन पढ़ने जाते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इस सब के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्हें आसान और ओपन कर दिया गया है। फॉरेन करेंसी तो लेके जाना ही पड़ेगा, अगर जाना है विदेश तो उसके लिए मैक्सिमम 2000 यूएस डॉलर्स लेकर जाना अलाउड कर दिया गया, और ये भी बोला गया कि इतना अमाउंट लेके जाने पर कोई भी परेशानी कस्टम ऑफिसर्स नहीं देंगे। रेजिडेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि वह ओपन कर सकते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इंडिया में। जितना भी पैसा उन्हें विदेश से आ रहा है उस पैसे को उस अकाउंट में डिपॉजिट करवाने की भी अनुमति दे दी गई। अब बात करते हैं थोड़ी बिजनेस। पैसे का आदान और प्रदान होना है। इसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगी। अब अगर इंडिया में पैसा आएगा तो इंडियंस भी तो बाहर जाएंगे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब आने वाली स्लाइड्स में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों काम होते हैं। स्टार्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू इंडिया के साथ। भारत चाहता है कि विदेश से पैसा भारत में आए, उसी से फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो इसके चलते हुए फॉरेन कंपनीज को अलाउड कर दिया गया, परमिशन दे दी गई
कि वह 100% सब्सिडरीज यानी पूरी की पूरी कंपनी उन्हीं की हो, ऐसी कंपनी इंडिया में खोल सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में बिजनेस करने के लिए किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना तो सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नॉन रेजिडेंट्स इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में पैसा लेके आने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। पहले मैं आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ये समझा देती हूँ। ये या तो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप एंटिटी भी हो सकती है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर है, पर वह इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा हाथ है फंड्स और कैपिटल लेके आने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो दूसरे देशों में अपना पैसा लगाते हैं और ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउड कर दिया है इन इन्वेस्टर्स को कि वह अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कौन सी मार्केट्स में? प्राइमरी मार्केट्स में भी और सेकेंडरी मार्केट्स में भी निवेश कर सकते हैं। अब जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में अपना पैसा लगाता है उसे कई सारे नियमों की पालना करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट करनी अलाउड है। तो हद से हद यहाँ पर डिसाइड किया गया है 24%। जिस भी कंपनी में वह इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी की इशूड एंड पेड अप कैपिटल का 24% इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो कई सारे काम कर सकते हैं। अब ऐसा जब कंपनी चाहेगी कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए तो उस कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम किया जा सकता है। अब इन इन्वेस्टर्स को कई सारी परमिशंस दे दी गई हैं। ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स में भी लगा सकते हैं और जो डेटेड सिक्योरिटीज हैं उसमें भी लगा सकते हैं। इसके बाद परमिशन दे दी गई है इन्वेस्टमेंट करने की कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट उस प्रकार का एसेट होता है जिसमें से फिक्स्ड इनकम आती ही आती है। एग्जाम्पल के तौर पर डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, किसी प्रकार के सर्टिफिकेट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी ये कंपनियां अपना पैसा लगा सकती हैं। इसके साथ ही हमने ये जाना कि किस प्रकार से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को लाया जाता है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से इंडियंस जो हैं वह अपना पैसा विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी इंडियन कंपनी जो ये चाहती है कि वह इन्वेस्टमेंट करे, कहां पर करे इन्वेस्टमेंट करे ओवरसीज, इंडिया के बाहर विदेश में, तो वह चाहे तो जॉइंट वेंचर कर सकती है वहां की किसी कंपनी के साथ या दूसरे देश में अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी खोल सकती है। अब कितना पैसा लगा के ये कंपनी खोली जा सकती है, तो यहाँ पर आ जाते हैं कुछ नियम। हद से हद 400%। 400% किसका? कंपनी की नेट वर्थ का। इतना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है विदेश में। इंडियन कंपनीज को और भी कई सहूलतें दी गई हैं, जैसे उन्हें परमिशन दे दी गई है कि वह एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर सकती हैं, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती हैं, बायर से क्रेडिट ले सकती हैं, सप्लायर से भी क्रेडिट पे काम कर सकती हैं, या और भी कई सारे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स में अपना पैसा लगा सकती हैं। पर ये सारे काम आरबीआई के देख रेख से ही होंगे। तो माय डियर लर्नर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने अच्छे से जान लिया कि विदेशी मुद्रा की कंट्रोल किस प्रकार से आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे बहुत जल्द और जानेंगे कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स इकट्ठे हो जाते हैं
इन्हें आरबीआई किस प्रकार से मैनेज और इन्वेस्ट करता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हम मिलेंगे बहुत जल्द और डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को।